Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अंशुल बंसल और मैं गायनेक ऑन्कोलॉजिस्ट हूं और मैं फिलहाल इस समय केएमसी हॉस्पिटल बागपत रोड पे कार्यरत हूं। जो मेडिसिन है कैंसर इन पर जीएसटी डाउन हुई है 5% तो काफी महंगी मेडिसिन होती है, तो क्या मान सकते, क्या कहेंगे इस पर? मैं यही बोलूंगी कि सरकार की तरफ से ये काफ़ी प्रशंसनीय स्टेप है कि उन्होंने जो जीएसटी है वो उस पर कम करी है। तो जो आपके मध्यम वर्गीय लोग हो गए या जो गरीब लोग हैं जिन्हें कैंसर के दवाओं जिन्हें कैंसर के ट्रीटमेंट में काफ़ी महंगे ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, उनके लिए काफ़ी सराहनीय कदम है। और मिडिल क्लास, स्पेशली जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास है, उनके लिए बहुत अच्छा सरकार ने कदम उठाया है। क्या लगता है आपको, तो बीमारी इतनी बड़ी ऊपर से इतनी महंगी दवाएं तो इंसान पर डबल मार पड़ रही है, तो क्या लगता है कि संजीवनी है कहीं कहीं लोग? आप कह सकते हैं कि जीएसटी का रिड्यूस करना काफ़ी हद तक लोगों के लिए बहुत ही राहत का काम करेगा। जैसे कि इसमें जो एक मेन दवाई है ट्रांसफ्यूज़मेब है, जो कि ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, उसमें इन्होंने काफ़ी हद तक 18% से 5% जीएसटी रिड्यूस करी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर अभी फिलहाल महिलाओं में होने वाला सबसे प्रमुख कैंसर है, नंबर 1 पर आता है। तो मुझे लगता है कि ये सरकार की तरफ से सराहनीय प्रयास है। ऐसी कौन सी दवाएं आप मांगी जो बहुत महंगी थी और उन पर लोगों को लाभ मिलने जा रहा है, और ऐसी जो ये कैंसर से डरने की जरूरत है या नहीं है, अगर आप इसे सुनना? मेरे को जितना मैंने न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ा, मुझे तो नॉलेज हुई, जैसे आपका ट्रांसफ्यूज़मेब है जो कि एक तरह से HER2 रिसेप्टर्स पे काम करता है। इसके अलावा एक durvalumab नाम की दवाई होती है जो कि जो है एक तरह की जो हमारी इम्यूनोथेरेपी की ड्रग्स होती हैं, जो कैंसर के स्पेशल उस पर काम करती हैं, और जो काफ़ी कॉस्टली ड्रग्स थी पहले। अगर उस पर जीएसटी कम हुआ है तो डेफिनेट सी बात है, उसका रेट जो पहले के कंपैरेटिवली वो काफ़ी कम हो जाएगा, तो वो लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरी बात, अगर मैं मानती हूँ अगर किसी को इस तरह के सिम्टम्स लग रहे हैं कैंसर के, जैसे आपका एकदम से वज़न कम हो जाना, महिलाओं में स्पेशली अगर जननांगों से आपको कुछ रक्तस्राव हो रहा है, अन्य जैसे सर्वाइकल कैंसर है उसमें बहुत ज़्यादा सफ़ेद पानी आता है, गंदा बदबूदार पानी का आना, छाती में मैं ये कहूँगी जैसे कोई गांठ का महसूस होना, छाती में दर्द होना, निप्पल से कोई इस तरह का स्राव आना, और भूख ना लगना, एकदम से थका थका रहना, पेशाब में बार बार पेशाब करना, पेशाब के आपका जो हैबिट्स हैं उनमें चेंज होना, तो ये सारे कैंसर के गंभीर लक्षण हो सकते हैं। अगर आप कुछ भी इस तरह के लक्षणों अगर आपको लग रहे हैं तो आप कृपया अपने पास में किसी न किसी डॉक्टर से परामर्श जरूर लें, क्योंकि मैं ये है कि जो वुमेन है, इंडियन वुमेन स्पेशली जो औरतें हैं, वो अपने जो उनके साथ दिक्कतें होती हैं उन्हें छुपाती हैं। वो कई बार अपने हस्बैंड्स को भी नहीं बताती हैं। किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो बहुत लेट अपने हस्बैंड तक को बहुत लेट बताती हैं। डॉक्टर के पास तो पहुंचना बहुत दूर की बात है। तो जब तक पेशेंट आता है तो नॉर्मली आप देखेंगे सीए सर्विस के जो मैक्सिमम केसेस हमारे पास आते हैं वो 2nd-3rd स्टेज के बाद के आते हैं, क्योंकि लोग अपने लक्षणों को जो है ध्यान नहीं देते, लापरवाही करते रहते हैं और अपने रूटीन काम में लगे रहते हैं और डॉक्टर से परामर्श नहीं लेते हैं। सवाल ये है कि कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर शुरू हुआ है, आम लोगों से लेकर खास लोगों तक बड़ी तादाद में मिलने लगा है, बिना खाने के डेफिनेटली। हाँ, तो क्या लगता है कि ये जो इसकी तेजी से बढ़ रहा है, क्या कारण है और क्या उपाय हैं? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर के बहुत सारे कॉजेज होते हैं। सबसे जो प्रमुख कॉज होता है वो होता है अनुवांशिक कॉज, जेनेटिक BRCA1 BRCA2 नाम के जीन्स होते हैं, जो कि अगर पॉजिटिव आते हैं तो वो कैंसर का कारण होता है। इसके अलावा अगर किसी की बहनों में या फिर किसी की मदर में पहले ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है जो आपसे ब्लड रिलेटेड है, उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा आजकल की बदलती हुई जीवन शैली,
ऐसा देखा गया जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल, धूमपान ये सब का ज़्यादा सेवन करते हैं उनमें भी ये सारे कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। जैसे जो हम मानेंगे जो धूमपान है वो मेन, और जो गुटखा वगैरह है वो मुंह के कैंसर वगैरह का सबसे प्रमुख कारण है। मैम महिलाओं में धीरे धीरे बढ़ रहा है ये खान-पान की वजह है और जो आपने बताया वो है, और क्या ये कैंसर जो महिलाओं में कैंसर होता है ये जो शादीशुदा उनमें होता है या नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अनमैरिड लोगों में भी बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं, अनमैरिड लोगों में भी हमें ब्रेस्ट कार्सिनोमा देखने को मिलता है। ऐसा मैरिज से नहीं है, लेकिन किसी की बहुत अर्ली मीनार की हुई है या जिसके पीरियड्स लेट बंद हो रहे हैं, उसके अलावा जो अनमैरिड में ये रहता है जिनकी लेट मैरिज हुई है और उन्होंने कभी बच्चे को स्तनपान वगैरह नहीं कराया है, ऐसा मानते हैं कि वो थोड़ा हायर रिस्क फैक्टर में काउंट होता है। मैं स्पेशली सर्वाइकल कैंसर के लिए संदेश देना चाहूँगी या यही कहूँगी कि सर्वाइकल कैंसर और जो ब्रेस्ट कैंसर वुमेन में पहने जाना पहला प्रमुख कैंसर है, उसके बाद सर्वाइकल कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर मतलब जो बच्चेदानी के मुख का कैंसर हो रहा है। तो मैं ये मानती हूँ कि जो नॉर्मल वुमेन भी हैं जिन्हें कोई दिक्कत नहीं है वो अपनी स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं। ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैं ये कहूँगी जो 45 साल से ज़्यादा की महिलाएं हैं वो कम से कम साल में एक बार अपनी मैमोग्राफी ज़रूर कराएं। और जो सर्वाइकल कैंसर है उसके लिए पैप्समेयर नाम का टेस्ट होता है जिसमें कि हम बच्चेदानी के मुख से कुछ कोशिकाओं को स्लाइड्स पे लेके पैथोलॉजिस्ट को भेजते हैं और उससे ये देखते हैं कि उसमें कोशिकाओं में कुछ कैंसर वाले बदलाव तो नहीं आ रहे हैं। तो आप अपनी स्क्रीनिंग ज़रूर कराएं, और अगर आप अपना खुद से ध्यान रखेंगे तो ही आप अपने आप को कैंसर से बचा सकते हैं। दूसरा, जो आपकी छोटी लड़कियां हैं 9 से 14 साल की है, उन्हें सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। अभी हम लोगों ने स्कूल में शिशु मंदिर जो आपका शास्त्री नगर है वहाँ पे हमने सर्वाइकल कैंसर की और रोटरी क्लब के साथ वैक्सीनेशन का काम करवाया है, जिसमें 9 से 14 साल को गार्डासिल नाम की वैक्सीन लगी है जो HPV 6, 11, 16 और 18 के अगेंस्ट काम करता है। तो आपकी जो छोटी बच्चे हैं 9 से 14 साल के उनको 2 डोजेज लगते हैं, एंड 14 से जो 26 साल के बच्चे हैं 15 से 26 साल के उनको 3 डोजेज लगते हैं। तो ये आप ज़रूर लगाएं। इसके अलावा हमारी सरकार का भी अभी ये घोषणा आई थी कि वो जल्दी इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी इंक्लूड करने वाले हैं। अभी थोड़ी दिक्कतें ये हैं कि वो वैक्सीन आराम से अवेलेबल नहीं है और थोड़ी कॉस्ट उसकी थोड़ी ज़्यादा है। तो ये सारी जो अड़चने हैं उससे हमें पार करना है। धन्यवाद। वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, अवेयरनेस का तो अभी कोई ऐसा माध्यम नहीं लोगों को पता चले, कैसे पता चले जब वैक्सीनेशन होता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है या कोई कॉस्ट होती है? इसकी जागरूकता के लिए अभी तक तो न्यूज़पेपर्स वगैरह में गवर्नमेंट की तरफ से यही आ रहा है कि वो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में HPV वैक्सीनेशन को इंक्लूड करने वाले हैं। अभी तक बिल्कुल क्लियरली तो नहीं हुआ, हालांकि मैंने ये पढ़ा था कि 7 स्टेट्स में ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पाइपलाइन में हैं। ऐसा भी WHO के स्टेज प्रोग्राम में देखा गया, इवन सिंगल वैक्सीनेशन भी HPV की अगर 9 से 14 साल के बच्चों को लगती है तो वो भी काफ़ी इफेक्टिव है सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट। ऑलमोस्ट 93 to 97% इफेक्टिव है कैंसर से बचाव के लिए। कॉस्ट मैं कहूँगी थोड़ा अगर अभी नहीं है, लेकिन कॉस्ट थोड़ी कॉस्टली है। करीब एक वैक्सीन 2000 रुपये की है जो सर्वावेक नाम से जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा बनाई जा रही है, जो भारत में ही निर्माण करी गई है। वो अभी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। अगर कोई महिलाएं अपने बच्चों को लगवाना चाहती हैं तो मेरे को लगता है कि उन्हें, और वो आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, तो उन्हें ये वैक्सीनेशन अपनी छोटी लड़कियों को ज़रूर ही लगवाना चाहिए। अगर कोई लगवाना चाहे तो आपसे कैसे रास्ता होगा, आपसे मुलाकात होगा, कहाँ बैठे हो? अगर आपको ये वैक्सीनेशन लगवाना है एंड आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप KMC हॉस्पिटल बागपत रोड में यहाँ से आ सकते हैं, मुझसे बातचीत कर सकते हैं और मेरे से कुछ भी आपके डाउट्स हैं या भ्रांतियाँ जो भी चीज़ें आप उसके बारे में भी बातचीत कर सकते हैं। धन्यवाद।